नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत बेंगलुरु में अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले से, जिसमें सवालों का पूरा सिलसिला है। खुदकुशी से पहले वीडियो और चिट्ठी में परिवार, पुलिस, अदालत सब पर आरोप है। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में कर दिया गया। जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस उनके ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर रवाना हुई है। परिवार घर लौट रहा है। निहाल किदवई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना पहुंचते ही अतुल सुभाष का परिवार बिलख पड़ा। मां लगभग बेसुध होती दिखी। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरा बच्चा को इंसाफ दिलाओ। एआई से जुड़े आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या पर दोस्तों को अब भी यकीन नहीं हो रहा। Very lively person, and he used to mingle with everyone. He's like a go-in person. So he was very calm and cool and composed person. So 9 cases back to back, and if one case is already solved, she used to file another case immediately just to harass. And she has a demand of 3 crores to settle all these disputes, and even to look at get a visitation of his child. He has said this in death note that I am not remembering my child's face at all now. To see the child or to show the face, the woman demanded 30 lakh rupees. अब इस मामले में जांच के लिए पुलिस जौनपुर पहुंच गई है। इस बीच सबका ध्यान देश में होने वाली खुदकुशी पर है। यहां हर साल करीब 1,20,000 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें से 70% के आसपास पारिवारिक वजहों से जान देते हैं। दहेज प्रताड़ना के 90% मामलों में सजा नहीं होती। इसलिए दहेज प्रताड़ना के कानून की समीक्षा की मांग उठ रही है। अतुल सुभाष का सुसाइड जो है बैंगलोर में जो हुआ है, वो भारत में पुरुषों द्वारा किए गए सुसाइड में एक केस है। ऐसे हजारों पुरुष हैं जो अपनी जान दे रहे हैं झूठे केसेस में फंसाने के बाद। सालों साल ये लोग अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए लड़ते रहते हैं। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर सिस्टम से हार गया। अतुल ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर कहा कि उसकी अस्थि का विसर्जन तब तक न किया जाए जब तक जिन लोगों ने उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित किया है उन्हें सजा न मिले। साथ में अतुल पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठाए, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़े थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आपका कोई तालमेल नहीं होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त देगी। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन था, लेकिन 7 सीटें बीजेपी ने जीती। उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लगातार चुनौती मिल रही है। सपा और टीएमसी जैसे दल संसद में कांग्रेस के रवैये से काफी आहत दिखे। कांग्रेस और बीजेपी सोच के आइए हाउस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग रूलिंग पार्टी है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। हम लोग को कुछ ही नहीं मिलता है। इससे पहले टीएमसी कह चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन की अगुवाई राहुल के बजाय ममता करें। टीएमसी के पक्ष में सपा, एनसीपी और आरजेडी जैसे दल खुल के आ चुके हैं। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का हर नेता राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। ये तो अच्छी बात है। फिर भी देश जानता है नेता राहुल गांधी हैं। विपक्षी खेमे में जिस तरह से कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठ रही है, उससे साफ है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस और आप में तालमेल की बात नहीं थी, लेकिन केजरीवाल की एक तरफा घोषणा बताती है कि इंडिया गठबंधन में दरार अब बढ़ रही है। सवाल यह है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस अब क्या करेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली में कई विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची से नाम कटवाने में जुटी है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। और फडणवीस की कैबिनेट का कब होगा विस्तार, पोर्टफोलियो को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। पहले राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी और फिर अमित शाह। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस तमाम नेताओं से मिलते रहे। बाद में अजित पवार भी आ जुड़े। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर कई सहमतियां बनी। मंत्रिमंडळाचा पूर्णाधिकार हा माननीय मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का होता है। सीएम हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके इस पर उचित फैसला लेंगे। हालांकि दिल्ली की इन बैठकों में एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। बीजेपी की कोशिश होगी कि उनके भीतर कोई कसक बनी हुई है तो उसे दूर करें। इसलिए जो भी फैसला होगा शिंदे की राय लिए बिना नहीं होगा। दरअसल महायुति के तीनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बीते 5 साल ने बताया है कि गठबंधन राजनीति में एक एक कदम महंगा पड़ सकता है। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी हुई, आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े हालात को काबू में करने के लिए। इधर प्रदर्शनकारी संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। रौनक कुकड़ी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार को परभणी के कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें दिखती रही। यह गुस्सा परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर लगी अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद पैदा हुआ है। प्रतिमा के हाथ में संविधान की प्रति थी, जिसे तोड़ दिया गया। घटना के विरोध में बुधवार को बंद रखा गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठा। पहले दुकानें निशाने बनी, फिर जिलाधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। हमने जो कलम 144 है और जो नया कलम 163 के हिसाब से जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने फिलहाल परभणी शहर के कुछ हिस्सों में 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद शांति बनाए रखने की अपील हर स्तर से हो रही है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग फायरिंग नहीं बल्कि कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए सीधे बम विस्फोट कर रहा है। ये गैंग का नया पैटर्न दिखता है। चंडीगढ़, गुरुग्राम में इस तरह के बम विस्फोट हुए हैं। करोड़ों की रंगदारी के लिए अमेरिका में बैठा ट्रक चालक ऐसा करवा रहा है। कौन है ये? एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार सुबह तड़के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में ह्यूमन बार के सामने ये जोरदार धमाका हुआ। कुछ पल के लिए सब धुआं धुआं हो गया।
बार की सुरक्षा में पहले से लगी पुलिस को तुरंत माजरा समझ में आ गया और बम फेंकने वाला मेरठ का सचिन थानियल वही पकड़ा गया। उसके पास से 2 देसी बम, 1 पिस्टल और 5 कारतूस मिले। उसने बताया कि वो गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है। मौके से सचिन के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। दरअसल जिस ह्यूमन बार का जो मालिक है, जिसके यहाँ ये बम ब्लास्ट हुए, उससे काफी पहले से गोल्डी बराड़ करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है, जिसकी शिकायत उसने गुरुग्राम पुलिस में की थी। इसके पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 2 बार के बाहर तड़के बाइक पर सवार होकर आए 2 लड़कों ने बम फेंके। इनमें से एक बार रैपर और सिंगर बादशाह का भी है। पुलिस ने इन मुठभेड़ के बाद बम फेंकने वाले अजीत और विनय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों हिसार के रहने वाले हैं। बमबारी करोड़ों की रंगदारी के चलते कराई गई। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में टैक्सी और कार की टक्कर हो गई। इस टक्कर में एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले का जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां मौजूद कुछ लोग बता रहे हैं कि टैक्सी वाला रॉन्ग साइड से आया। पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वाले को टक्कर मारते हुए काफिले में जा घुसा। इसके बाद सीएम के काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी को टक्कर लगी और 2 गाड़ी सड़क के नीचे उतर गई। टैक्सी ड्राइवर का नाम पवन है, जिसके पास से संयुक्त अरब अमीरात का रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिला है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में दुर्घटना का मामला सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि सीएम काफिले के दौरान रूट लगा होता है और बीच रूट में गाड़ी कैसे आ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे विपक्ष के विरोध के बीच महाराष्ट्र के अलग अलग गांव ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। सतारा जिले का कोलेवाड़ी गांव ऐसा दूसरा गांव बन चुका है जो ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है। इधर विपक्ष ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर ली है। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई अब गांव ग्राम सभाओं तक फैली है, जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बीजेपी के उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 मतों से हार गए। वहां की पंचायत ने भविष्य में होने वाली सभी चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने का प्रस्ताव पास किया है। यह है महाराष्ट्र के सतारा जिले का कोलेवाड़ी गांव, जो ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य का दूसरा गाँव बन गया है। कुछ दिन पहले ही सोलापुर की मालशिरस विधानसभा सीट के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम पर संदेह जताते हुए बैलेट पेपर के जरिए मॉक पोलिंग की कोशिश की थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने रोका और कई लोगों पर एफआईआर हुई। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई को हवा देने के लिए शरद पवार भी मार्कड़वाड़ी पहुंचे थे। बैलेट पेपर पर चुनाव लेने के लिए सरकार क्यों डर रही है? कालेवाड़ी गांव में हमने ये तय किया है कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तभी हम मतदान करेंगे, वरना नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार उत्तम राव जानकर को वोट दिया, लेकिन नतीजों में बीजेपी के राम सातपुते को ज्यादा वोट दिखाए गए। ईवीएम में धांधली हुई है, हम इस चुनाव को मानते नहीं, इसलिए अभी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तुम क्यों नहीं ले रहे बैलेट पेपर? ईवीएम पे क्यों अड़ के बैठे तुम बैलेट पेपर पर वोटिंग लो और दूध का दूध पानी का पिलाओ। और ये गाँव की चिंगारी है, ये आगे चल के एक ज्वाला बन के पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जाएगी। अब शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक में चर्चा के बाद ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हार पचा नहीं पा रहा और बीजेपी को बदनाम करने के लिए जी जान से लगा है। चुनाव क्यों हारे उसकी जांच किए बिना भाजपा को बदनाम करने के लिए ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। लोगों ने हमें जो मत दिए हैं उसको ये लोग अपमानित कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महायुति को मतदान किया है। अगर नाना पटोले और शरद पवार जी को ईवीएम में भरोसा नहीं था तो वो क्यों मतदान करने गए थे? यांना जर ईव्हीएमवर त्या ठिकाणी विश्वास नव्हता, का मतदानाला गेले? वैसे चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिला प्रशासन ने 75 वीवीपैट मशीनों का ईवीएम पर पड़े वोटों के साथ मिलान किया और दोनों के आंकड़ों में कोई भी अंतर नहीं पाया गया। फिलहाल इन सभी आंकड़ों का विपक्ष पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और शायद आपको इसकी जानकारी ना हो कि भारत का हर तीसरा वांछित भगोड़ा आतंकी या अपराधी अमेरिका में शरण लिए हुए है। क्यों भारत के भगोड़े वहां पर बेखौफ रह रहे हैं, दिखाते नीता शर्मा की रिपोर्ट। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, जिन पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। 26/11 का मोस्ट वांटेड डेविड कोलमैन हेडली हो या फिर उसका साथी तहव्वुर राना, ये सब पिछले कई सालों से अमेरिका में हैं और भारत की लगातार दरख्वास्त के बावजूद अमेरिका ने इन्हें भारत को नहीं सौंपा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल 178 भगोड़ों में से 65 सिर्फ अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, यानी हर तीसरा वांछित अपराधी या आतंकी अमेरिका में है। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि 1997 में हुई, लेकिन 2002 और 18 के बीच केवल 11 भारतीय भगोड़ों को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेने वाले वांछित अपराधी हत्या, जबरन वसूली, बाल शोषण, वित्तीय धोखाधड़ी और अपहरण के मामलों में वांछित हैं। वैसे पिछले 5 सालों में 23 मोस्ट वांटेड को भारत वापस लाने में कामयाब हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बागेश्वर के कांडा में अवैध खड़िया खनन से गांव के घरों में जो दरारें आई हैं उसको हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना है। आपको बता दें कि इन दरारों की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। अब कोर्ट ने 4 हफ्तों में पर्यावरण विभाग से जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के कांडा तहसील में अवैध खड़ियाकरण से गांव के घरों में आई दरार के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना है। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 न्याय मित्र नियुक्त किए हैं। इसके अलावा राज्य पर्यावरण विभाग, जिला खनन अधिकारी और डीएफओ से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अवैध खड़िया खनन की वजह से कई गांवों की जमीनों समेत घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि अपने यहाँ अवैध खड़िया खनन को लेकर ग्रामीणों ने संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई। हेमकांड पाल जैसे सैकड़ों ग्रामीण कई सालों से अवैध खड़िया खनन की वजह से परेशान है। कई वर्षों से खड़िया की वजह से मार झेल रहा था, जो मेरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है और मैंने 2016-17 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मैं कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ और मुझे हासिल ये है कि मेरे जैसे शोषित वंचित लोगों को कोई सुन लेने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि मुझे माननीय हाईकोर्ट नैनीताल कि जो भी पीठ है वो मुझे न्याय देगी। वहीं इस मामले पर कोर्ट की नजर है और उसने प्रशासन से जवाब मांगा है। स्टेट के माइनिंग डिपार्टमेंट को, खनन न्यास और डीएफओ बागेश्वर और साथ में स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को पार्टी बनाया, उनको जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही सिया जो स्टेट लेवल अथॉरिटी है उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो सोप स्टोन माइनिंग वहाँ पर कर रहे हैं कांडा तहसील में लोग, तो उनकी जो पर्यावरणीय शर्तें हैं अनुमति की, उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर्यावरणविदों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया और आगे भी उम्मीद करते हैं वो स्वागत योग्य है और वो काश्तकारों के लिए क्या बागेश्वर के लिए सबके लिए बढ़िया होगा। आगे ये कार्य चलेगा और हाईकोर्ट का बड़ा आभार प्रकट करते हैं। और अब ये बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगले मन्नत की, जो एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह है इसकी भव्यता को और बढ़ाने की तैयारी। 2 नए मंजिलों का प्रस्ताव दिया गया है। दिखाते हैं आपको सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। ये है सपनों का मन्नत, शाहरुख खान का मशहूर बंगला मन्नत, जो कई सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मन्नत अब और भव्य बनने जा रहा है। खान परिवार ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी MCZMA को आवेदन देकर मन्नत में 2 और मंजिलें जोड़ने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस नए निर्माण की अनुमानित लागत करीब 25 करोड़ रुपए है। 1914 में बना और अब एक हेरिटेज साइट मन्नत कुल 2091.38 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह फिलहाल 6 मंजिला है, जिसे खान परिवार अपने निवास के रूप में इस्तेमाल करता है। कोस्टल अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को 10 और 11 दिसंबर की बैठक के एजेंडा में भी शामिल किया था। हालांकि इन अतिरिक्त मंजिलों का उपयोग किस लिए होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख खान के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि मन्नत की भव्यता में और इजाफा होने जा रहा है।
और आज सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट समेत पूरा कपूर खानदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचा। दरअसल 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं जयंती है और इस मौके पर कपूर खानदान एक खास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जो कि 3 दिनों तक चलेगा। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे, तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो। मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे समझा, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था और सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गाना जो है जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल। तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे हैं। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।